हेलो डियर्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस के बारे में जान लिया है। कल हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो 2 दिनों में मैंने एक दिन आपको माइंड मैप चार्ट के आधार पर और एक दिन मैंने आपको ग्राफ के हिसाब से समझा दिया था। और हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करने हैं, तो आज बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और उसके चारों फेजेस के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसा कि आप सभी को 2 दिनों से आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप सभी ने क्या जाना था। मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन इवेंट्स को पूरा होने में, जिसमें कुछ ओवेरियन इवेंट्स में क्या क्या होता है आपने देखा कि डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं और वो मैच्योर फॉलिकल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ओव्यूलेशन डे के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट होने लग जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। 4 फेजेस इसमें होते हैं। ओव्यूलेशन के डे से पहले को आप प्री ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं और उस दिन के बाद होने वाले फेज को आप पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं। उसी तरह से प्री ओव्यूलेटरी फेज को आप फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को आप ल्यूटियल फेज भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबको इजीली धीरे धीरे करके मैं समझाऊंगी। During the middle of the menstrual cycle, one ovum is released. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यही प्रोसेस आपकी कहलाती है ओव्यूलेशन की प्रोसेस, जिसमें जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके मध्य भाग में, मध्य समय में ओवम रिलीज होता है। ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को आप ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं। और ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है, इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 days caused due to the breakdown of the endometrium of uterus। यानी कि जब हमने यूट्रस पढ़ा था तो यूट्रस पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था कि बच्चों कि जो यूट्रस है वो 3 वॉल्स से बना होता है। यूट्रस 3 वॉल्स से बना होता है। आउटर वॉल को आप पेरीमेट्रियम कहते हैं और उसके बाद जो एकदम इंटरनल वॉल होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल ही शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे। तो क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यानी कि एंडोमेट्रियम ही है, यही लेयर शेड डाउन हो जाती है। Blood vessels in liquid state are discharged, but this occurs only when the ovum is not fertilized। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की वो शेड ऑफ हो जाती है और लिक्विड स्टेट में डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन ये तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता या प्रेगनेंसी नहीं होती है, तभी ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी होगी तो ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल तब नहीं होगा। अब ये किस तरीके से होता है? इट इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। ये किस फेज के द्वारा होता है? ये फॉलिकुलर फेज के द्वारा होता है। इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है? द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये चीज आपको ध्यान देनी कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैच्योर्ड फॉलिकल जो है, मैच्योर्ड टर्शरी फॉलिकल जो है, वो ही ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है या ग्राफियन पुटिका के नाम से जाना जाता है। और यही क्या करता है? ये रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का काम करता है। दिस कॉजेज द रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि अगर एंडोमेट्रियम की लेयर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे शेड ऑफ हो गई तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एंडोमेट्रियम की लेयर का फिर से बनना जरूरी है ताकि वो फिर से शेड ऑफ हो सके। तो अगर
प्रेगनेंसी होती है तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर एज इट इज बनी रहती है, और अगर नहीं होती है तो वही शेड ऑफ होती है, उसके बाद फिर नई एंडोमेट्रियम की लेयर बननी शुरू हो जाती है। These changes are brought about by ovarian and pituitary hormones. तो ये चेंजेस जो हैं वो ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इन दिस फेज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज LH एंड FSH, जो क्या क्या होते हैं आपके LH हार्मोन और FSH हार्मोन होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। दिस कॉजेज follicular growth and the growing follicles produce estrogen. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन से फेज में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। वो फेज है आपके फॉलिकुलर फेज या आप उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। उसमें LH और FSH का सिक्रीशन बढ़ जाता है। द LH एंड FSH आर एट देयर पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल। जो LH है और FSH है ये अपने अधिकतम जो इनकी सीमा है उस चरम सीमा पे ये होते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल में, यानी कि ओव्यूलेशन डे के आसपास 14th डे के आसपास जो LH और FSH का सिक्रीशन का लेवल होता है वो ऑप्टिमम होता है, और यही LH और FSH ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर में हेल्पफुल होते हैं, और इसी कारण से ग्राफियन फॉलिकल्स में रप्चर हो जाता है और जिससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है। तो इस फेज को क्या कहते हैं बच्चों? इसी फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये फेज जब LH और FSH का लेवल ऑप्टिमम होता है और जब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, उसी फेज को आप ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। उसके बाद the remains of the Graafian follicles get converted into the corpus luteum. अब ये चीज आपको लर्न करनी होगी। कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, which secretes progesterone for the maintenance of the endometrium. ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, क्यों? एंडोमेट्रियम लेयर की मेंटेनेंस के लिए। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत तभी है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो और एंडोमेट्रियम लेयर की जरूरत हो, यानी कि जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर का होना जरूरी है, उसका मेंटेन होना जरूरी है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करने का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है, तो वो फिर धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, thereby causing the disintegration of the endometrium and the start of a new cycle. In humans, the menstrual cycle ceases to operate at the age of 50, that is 45 to 50. 45 साल से लेकर के 50 साल के बीच में रिप्रोडक्शन फेज को ये माना जाता है कि खत्म हो गई है। तो उस फेज में This phase is known as the menopause. तो वो फेज क्या कहलाता है? मेनोपॉज का फेज कहलाता है, जिस समय पे एक फीमेल बॉडी कंसीव करने के हिसाब से ठीक नहीं रहती है और ये आप ये कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको आपको इस तरह से समझना है कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बिल्कुल थॉरोली अगर समझना चाहें आप तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसमें होती है? फीमेल प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनार्च कहते हैं, जो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, उस पर शुरू होता है। और ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 to 29 डेज के अंतराल पे रिपीट होता रहता है। इसलिए एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच की जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं
उन्हीं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मध्य के समय में ओवम रिलीज किया जाता है और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में होती है, मतलब इनको 4 फेजेस में डिवाइड करके आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 3 to 5 डेज तक हो सकता है। इसके कारण इसमें क्या फ्लो होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है और उसके साथ जो कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उन्हीं का नष्ट होना ये फ्लो का कारण होता है। और रिलीज्ड ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर ही मेंस्ट्रुएशन आता है। मेंस्ट्रुएशन का ना आना प्रेगनेंसी का संकेत है, लेकिन इसके ना आने के कुछ और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, या एनीमिक होना है, या हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है तो उसमें भी ये अप डाउन हो सकता है। सेकेंड फेज जो है बच्चों वो फॉलिकुलर फेज होती है। इस फेज में ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद होते हैं बेबी गर्ल के बर्थ से लेकर के। केवल ये इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं और ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है। तो टर्शरी फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और साथ में ही इसमें यूट्रस में प्रोलिफरेशन के द्वारा एंडोमेट्रियम जो है वो डिजेनरेट होने लग जाती है। तो ओवरी में और यूट्रस में होने वाले जो ये परिवर्तन है बच्चों, ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंज के द्वारा होते हैं, है ना। और वो कौन कौन से हार्मोन्स है, LH और FSH। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, दैट इज LH और FSH, इनका सिक्रीशन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग फॉलिकल्स के द्वारा फिर ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और LH और FSH ये दोनों ही साइकिल के मध्य में ओव्यूलेशन के टाइम पे लगभग 14th डे पे अपने पीक लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं। LH जो है वो मिड साइकिल के दौरान बच्चों रैपिड सिक्रीशन होता है, उसका LH अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो जो LH का मैक्सिमम लेवल होता है उसी को LH सर्ज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है कि इस फेज में LH सर्ज ग्राफियन फॉलिकल के फटने को इंड्यूस करता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को इंड्यूस करने का काम LH सर्ज का है, और जिसके कारण ओवम क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इस फेज में ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग है, वही बचा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। तो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस की ही जरूरत क्यों है, तब जब ओवम का फर्टिलाइजेशन हो। तो एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी की अलग अन्य इवेंट्स के लिए जरूरत होती है, किसकी, एंडोमेट्रियम की। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मतलब एंडोमेट्रियम की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो शेड ऑफ हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बाद उसकी सभी इवेंट्स बंद हो जाती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन ना होने पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तो नष्ट हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो यही कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन की फिर नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो फीमेल्स में मैंने आपको बताया कि 45 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स की एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाती है, और इस फेज को मीनोपॉज कहा जाता है। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर है। आप ये कह सकते हैं कि जब तक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है तो मतलब तभी तक प्रजनन क्षमता फीमेल्स में होती है। उसके बाद मतलब ये कह सकते हैं कि माँ बनने की उम्र जो है वो 55 से पहले ही होती है, और 50 साल के पहले ही होती है, और 50 इयर्स के बाद
माँ बनने की क्षमता नहीं होती है किसी भी फीमेल में। तो मीनाट से लेकर के मीनोपॉज तक के समय को क्या कहते हैं? इसी को प्रजनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से आप अपने दिमाग में बैठाते हैं, कैसे इस कहानी को याद करते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि इसको किसी तरह से आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, उसके बाद पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। आप सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जैसे फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये किस एज से किस एज तक होती है? तो 13 टू 50 इयर्स, इसके बीच में होती है। तो ये फेज कौन सी फेज है? ये फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन हम ये मानते हैं कि 18 टू 50 ही सही एज है, ये राइट एज है, राइट एज फॉर प्रेगनेंसी। और इसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 4 फेजेस में होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट फेज जो है वो कहलाती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज कहलाती है फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज कहलाती है ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ फेज क्या कहलाती है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज इस तरह से 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। चार फेजेस में कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन से फेज में क्या बदलाव होते हैं वो आपको जानना है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों? इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 टू 5 डेज तक हो सकता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है बच्चों? फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बीच में प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है। तो टर्शरी फॉलिकल को ही आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। ठीक। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। और ओव्यूलेशन की प्रोसेस में क्या होता है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। और ल्यूटियल फेज में फिर क्या होता है बच्चों, ल्यूटियल फेज में जो ये ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग है, या आप कह सकते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये कह सकते हैं कि रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर क्योंकि कई बार मैं ये बात बता चुकी हूं तो आपको अब लर्न हो जाना चाहिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने का टाइम होता है उसको मीनोपॉज कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने के समय को क्या कहा जाता है, मीनोपॉज। और स्टार्ट होने के समय को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के समय को मीनाज कहते हैं। तो एक ही तरीके का ये लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको आप मीनाज कहते हैं, लास्ट को आप मीनोपॉज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1 और ये आपका लास्ट, या फर्स्ट और लास्ट, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में लास्ट मैंने पूरा समझा दिया है। अगली क्लास में हम इम्प्लांटेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में जानना है। चैप्टर अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है, तो कुछ कंफ्यूजन होने पर आप एक बार क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में उसको दोबारा से समझाया भी जा सकता है। अदरवाइज हम कुछ MCQs करेंगे जो उसमें ये क्वेश्चंस आपके जो कंफ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।